नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कल जो लागू होने वाले 3 कानून हैं, क्रिमिनल लॉज, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप अंत तक बने रहिए और मैं पूरी आशा रखती हूँ कि आपकी हर एक समस्या का समाधान या हर एक प्रश्न का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। तो चलो अब चर्चा करते हैं वो 3 क्रिमिनल कानून क्या है, कैसे है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। साथियों, इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था और आज उसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से अब से पहचाना जाएगा। साथियों, जब से ये कानून बने हैं, पार्लियामेंट में पास हुए हैं, तभी से इन कानूनों के सामने बहुत सारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने अपना विरोध जताया है। वेस्ट बंगाल ने तो कल के दिन अर्थात 1 जुलाई को ब्लैक डे के नाम से मनाने वाले हैं और उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक का भी ऐलान किया है। इसी के साथ कर्नाटका में भी इसका बहुत विरोध है और बाकी के जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वहां पर भी इनका विरोध चल रहा है, क्योंकि यह कानून का नाम हिंदी भाषा में रखा गया है, जबकि वहां पर हिंदी उनकी मेन भाषा नहीं है, वह हिंदी को नहीं समझते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज एडवोकेट्स जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, इंदिरा जयसिंह इत्यादि सभी क्रिमिनल्स जो केस चलाते हैं, उन्होंने भी बहुत अपना विरोध जताया है। उन्होंने लेटर्स लिखे हैं और बताया है कि यह कानून को वापस लेना ही चाहिए या तो इसमें सुधारे की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अब बीसीआई क्या कहती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अलग अलग स्टेट्स के काउंसिल्स में जाके लेटर्स लिखे हैं कि भाई देखिए, आप इसका विरोध मत करिए, आपको जो भी परेशानी है, जहां भी तकलीफ है, जो भी क्लॉज या सेक्शंस में कहीं पे भी आप सुधारा चाहते हैं या कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, आप हमें लिखिए, हम आपके अमेंडमेंट्स को लेकर सरकार से बात करेंगे और इस कानून का आप खुले तौर पर कोई धरना प्रदर्शन रैली इत्यादि ना कीजिए और इस कानून को सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया सभी स्टेट्स में लेटर लिख के बता रही है। अब साथियों, इन कानूनों के खिलाफ कुछ पीआईएल भी दर्ज हुई और यह पीआईएल सबकी सब डिसमिस हो गई है, क्योंकि पीआईएल के लिए पहली शर्त यह है कि यदि आप किसी भी कानून का विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहले वह कानून लागू होने चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी पीआईएल 1 जुलाई से पहले दर्ज हुई है, इसीलिए इसमें से लगभग सब डिसमिस हो चुकी है। एक पेंडिंग है, वो भी डिसमिस हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन पीआईएलों को डिसमिस करते हुए मेरिट पे कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यही कहा है कि पीआईएल तभी मंजूर होंगी जब कोई भी कानून देश में लागू हो जाएगा, अर्थात 1 जुलाई से पहले की हुई सभी पीआईएल खारिज है। अब साथियों, इन तीनों कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है, हम उन्हें एक एक करके पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस तरीके से इन तीनों कानूनों को देश में लागू किया गया, पास कराएगा पार्लियामेंट में, जिस दिन ये तीनों कानूनों को पास कराया गया, हमारे होम मिनिस्टर ने उन तीनों कानूनों को पास कराया, उस दिन पार्लियामेंट में 140 के करीब विरोध पक्ष के जो सांसद थे उनको निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और इन कानूनों के ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई एक्सपर्ट कमेटी में नहीं भेजा गया और ना ही पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसके अंदर कोई ध्यान दिया। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में इनको भेजा गया।
तो इस वजह से भी ये विरोध है कि ये कानून अपने आप में गलत तरीके से पारित किए गए हैं। दूसरा इसमें विरोध ये जताया जा रहा है कि अब देश में दो कानून चलेंगे, एक 1 जुलाई 2024 के और दूसरे 1 जुलाई 2024 के बाद के। इससे होगा क्या कि जो वकील है या फिर जो जजेस है उनके काम का भार बढ़ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर इतना ज्यादा पेपर वर्क होगा, करोड़ों रुपए की स्टेशनरी जाएगी और तो और जो स्टूडेंट्स अभी तक पुराने कानूनों को पढ़ रहे थे अब उन्हें पुराने कानून के साथ नए कानून भी पढ़ने पड़ेंगे और यही हालात जो एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस क्रिमिनल कोर्ट में करते हैं उनके साथ भी बनेगी, क्योंकि उन्हें दोनों कानूनों को कंपैरिजन करते हुए साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक देश में एक साथ दो कानून चलेंगे वो अपने आप में ही एक गलत बात है। तीसरा एक और मुद्दा है कि क्या सचमुच इन कानूनों को बदलने की जरूरत थी या क्या ये कानून बदलने से कोई न्याय मिलने वाला है। कानूनों के नाम बदल देने से या फिर जो धाराएं हैं सेक्शन है उनको उलट पुलट कर देने से क्या सामान्य नागरिक को कुछ न्याय मिलेगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, अब देखा जाए तो इंडियन पिनल कोड में 511 धाराएं थी और अब जो बीएनएस है उसमें 358 धाराएं हैं। कुछ धाराएं जोड़ दी गई, कुछ धाराएं हटा दी गई। देखा जाए तो 25 धाराओं को हटा दिया, 23 नई धाराएं जोड़ दी, कुछ धाराओं को क्लब कर दिया गया। तो इस तरीके से ये एक तरीके से उलट पुलट की बात है, बाकी कुछ नहीं है। मर्डर तो मर्डर है, चोरी तो चोरी है, डकैती तो डकैती है, परंतु सिर्फ धाराएं बदल देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ऐसा निष्णातों का मानना है। इसके साथ ही यदि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कट एंड पेस्ट किया गया है, अर्थात 75% वही सब धाराएं अभी बीएनएसएस में लगी हुई है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, परंतु कॉम्प्लिकेटेड नाम दे दिया गया है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो प्रोसीजर से ही मालूम पड़ जाता है कि भी ये जो क्रिमिनल केसेस है उनको चलाने का, ट्रायल करने का, जजमेंट देने का क्या प्रोसीजर है, पूरा एफआईआर दर्ज करने का उसको बताया गया है। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से कुछ पता नहीं चलता है कि ये आखिर एक्ट, ये जो कोड है वो क्या कहना चाहता है, ये संहिता है वो क्या कहना चाहती है। तीसरी बात, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसको भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदल दिया गया है। अब सभी के सभी लॉज तो वही के वही हैं, कुछ चेंज करके इन्होंने नया नाम दे दिया, यानी पुराने पैकेट में नया पैकेट बना दिया है, बस यही बात है। अब जहां तक कि पुलिस कस्टडी का सवाल है उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 167 के अंदर 15 दिन का रिमांड का प्रोविजन प्रावधान था और जबकि यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 60 दिन का, 90 दिन का और 180 दिन का प्रावधान रख दिया गया, अर्थात पुलिस 15 दिन का तो रिमांड है ही है, साथ में 60 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर कभी भी रिमांड मांग सकती है 15-15 दिनों के टुकड़े में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पुलिस को कितनी ज्यादा सत्ताएं दे दी गई हैं। और इसके साथ ही पुलिस तो आप जानते ही हैं उसके मुंह में तो खून लगा रहता है और इस नए सेक्शन की वजह से उनको भ्रष्टाचार करने का, पैसे मांगने का और नया तरीका खड़ा कर दिया गया है। जब भी कोई केस आएगा पुलिस स्टेशन में तो उनके परिवार वालों को ना मारने के भी पैसे लिए जाते हैं। तो अब ये भी कहा जाएगा कि आपका रिमांड हम दोबारा नहीं मांगेंगे, उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब भ्रष्टाचार बहुत खुल के बड़ी संख्या में, बड़ी भारी मात्रा में होने की पूरी गुंजाइश है। और साथ ही पुलिस को खुला दौर मिल गया है कि जब चाहे तब वो किसी को भी रिमांड में बुला सके। और तो और पहले 90 दिन या 60 दिन के अंदर चार्जशीट का प्रावधान था, परंतु अब ये चार्जशीट का प्रावधान 180 दिन, मतलब कि 6 महीने तक तो आपकी चार्जशीट ही नहीं होगी, अर्थात 6 महीने तक तो आपका बेल होना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन जैसा ही है। क्योंकि जैसे ही कोई बेल एप्लीकेशन लगाएगा
तुरंत पुलिस आके कह देगी रुकिए रुकिए, हमें तो अभी रिमांड लेना है और हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए बेल को ना दिया जाए, तो तुरंत आपकी बेल की एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक कायदा है। इसीलिए इस लॉ को ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। इसको हार्श और कठोरतम लॉ माना जा रहा है। साथ ही साथ ड्रैकोनियन लॉ का इसी के अंदर एक और उदाहरण है। नया कानून कहता है कि हमने राष्ट्रद्रोह की सेक्शन 124A हटा दी है, पर यहाँ पर 124A तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी थी, और ये 124A हटाने के बाद उन्होंने 150 लगा दी है धारा। और 150 क्या कहती है? संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द डाल दिए हैं, और इन 3 शब्दों का कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ खुलासा नहीं है, और कह दिया है कि अगर कहीं कोई ये खतरा दिखेगा तो मतलब सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के नाम पर किसी को भी जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए ही इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है, और उनकी तो बेल वैसे ही मुश्किल होगी। यहाँ पर एक बात और बताने की जरूरत है कि ऑलरेडी UAPA का कायदा है, उसके बावजूद भी ये 150 की राष्ट्रद्रोह, वहां राजद्रोह था, यहाँ राष्ट्रद्रोह का नाम बदलकर इसको और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मानवीय अधिकारों का हनन होगा, और किस तरीके से मानवीय मूल्यों को भी ताक पे रखा जाएगा, और फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सामान्य नागरिक को दिए हैं वो पूरी तरह से छीन लिए जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के ऊपर बैन लगा दिया था, परंतु अब ये नए कानून में हथकड़ी को पूरी तरह से जायज बता दिया गया है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो ट्रक्स के सामने जो हिट एंड रन के केस थे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा कठोरतम सजाएं और जुर्माना रखा गया था, और पूरे देश में ट्रक यूनियन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रक ड्राइवर्स ने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किए, तब उसको लागू नहीं किया गया। तो इसी तरह से सभी कानून कुछ इस तरह से है जिसके अंदर प्रजा का शोषण करने का एक नया रास्ता खुल जाता है। यूं तो कहा जाता है कि वो कॉलोनियल पीरियड का, मतलब ब्रिटिश के जमाने का कानून था, इसीलिए उसको हमने खारिज कर दिया और न्याय की बात की है। अब मैं जानना और पूछना चाहती हूँ कि कहाँ न्याय है, कैसे आपने न्याय किया? आपने तो धाराएं इतनी ज्यादा कठोरतम कर दी है कि एक सामान्य नागरिक के जो सामान्य अधिकार है वो पूरे के पूरे छीनने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तो इस वजह से भी इसका विरोध हो रहा है। अब साथियों, यहाँ पर सरकार क्या तर्क देती है, जरा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। सरकार कहती है कि यहाँ पर बहुत झट न्याय मिलेगा, फटाफट केस चलेगा। फटाफट केस चलेगा अर्थात कि ज्यादा एडजॉर्नमेंट्स नहीं होंगी, 2 से 3 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं होगी। परंतु जो हम लोगों को अनुभव है एज ए एडवोकेट्स, कोर्ट के अंदर एडजॉर्नमेंट के कई तरीके, कई रास्ते होते, खुलते हैं, निकल जाते हैं और एडजॉर्नमेंट मिल जाती है। मैं आपको बता दूं, पोक्सो एक्ट है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसके अंदर 60 दिन के अंदर पूरा केस कंप्लीट करना होता है, परंतु इन सभी केसों में 3 से 4 साल तो आराम से लग जाते हैं। तो जो प्रावधान पहले से थे वही प्रावधान आप बता रहे हो कि 1 साल के अंदर पूरी ट्रायल खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? अब तक तो हुई नहीं, तो आगे कैसे होगी वह समझ नहीं आता है। दूसरी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फास्ट ट्रैक की बात रखी गई है। तो फास्ट ट्रैक के लिए ना तो जजेस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्टाफ है, ना पुलिस है, तो किस तरीके से केसेस फास्ट ट्रैक पे चलेंगे? और तो और जिन एडवोकेट्स को फास्ट ट्रैक पे केस चलाने के लिए डे टू डे कहा जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक एडवोकेट के पास कम से कम 500,000 फाइलें होती है जो रनिंग में होती है। तो डे टू डे अगर किसी 1 या 2 केस के ऊपर ही उसे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो अपनी बाकी फाइलों पे वो कैसे पढ़ेगा, कैसे ड्राफ्टिंग करेगा, कब फाइलिंग करेगा, अपने मुवक्किलों को किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा? तो ये कैसे संभव है कि फास्ट ट्रैक में डे टू डे केस चला के जल्दी ट्रायल खत्म कर देंगे? अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अरेस्ट के समय वीडियोग्राफी होगी। भाई, पुलिस भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, वीडियोग्राफी का आपने यहाँ पे प्रावधान तो रखा, पर कितना माना जाएगा
ये देखने की बात है। आप किसी को 10 दिन पहले से अरेस्ट करके कस्टडी में रख के पुलिस स्टेशन में लॉकअप में बंद करेंगे और जिस दिन आपको अरेस्ट दिखाना होगा उस दिन की वीडियोग्राफी कर दी जाएगी, तो वो कैसे मान्य रखा जाएगा और उसका क्या सबूत है कि उस वीडियोग्राफी को टेम्पर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात करिए तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि क्या पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ कोई टेम्परिंग नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है। हमने देखा है भीमा कोरेगांव के केस में 5-5 साल तक जो भी अभियुक्त है अभी भी जेल में है और उनके लैपटॉप उनके कंप्यूटर के साथ टेम्परिंग की गई है। तो किस तरीके से माना जाए कि पुलिस दूध की धुली है और वो कुछ टेम्परिंग या कुछ हैकिंग नहीं करेगी। उसकी सुरक्षा का उसको सिक्योरिटी का कोई प्रावधान एक्ट में नहीं दिया गया है। डिजिटलाइजेशन की बात करती है सरकार। अब डिजिटलाइजेशन के लिए कई ऐसे हमारे देश में जगह है जहां पर नेट नहीं चलता है, जहां पर इवन एडवोकेट्स को भी पूरी अच्छी तरह से इवन अपना मोबाइल चलाना नहीं आता, ऐप चलानी नहीं आती, तो वहां पे डिजिटलाइजेशन किस तरह से होगा, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम वीडियो रिकॉर्डिंग से एविडेंसेस लिए जाएंगे। अब वीडियो रिकॉर्डिंग से एविडेंसेस लेना और सामने रूबरू ट्रायल करना, उसमें आसमान जमीन का फर्क होगा। जब किसी की ट्रायल चलती है और जब कोई साक्ष्य को एग्जामिन किया जाता है तो जज की नजर उस साक्ष्य के आचार व्यवहार के ऊपर भी होती है और उसके ऊपर भी जज कई तरीके से अपने निष्कर्षों पे आता है, समझता है कि क्या ये साक्ष्य सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब वीडियोग्राफी में ये बात हो भी नहीं सकेगी, क्योंकि यदि कोई साक्ष्य अपने हाथ के नीचे लेके कुछ जवाब बैठा होगा तो कैसे जज समझेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये वीडियोग्राफी भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब बात की जा रही है फॉरेंसिक एक्सपर्ट की कि सभी सबूतों को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। जितने भी क्रिमिनल एडवोकेट्स हैं हम सब जानते हैं कि फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट्स आते आते 3 महीने 6 महीने साल भर लग जाते हैं। इतना ज्यादा फॉरेंसिक लैब के ऊपर भार होता है कि वो तुरंत के तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं। आप सोचिए, जहां पर कुछ एविडेंसेस को ही भेजा जाता है फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, तो इतने सारे हजारों लाखों एविडेंस अगर हर एक केस के भेजे जाएंगे तो कितना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आएगा और क्या फॉरेंसिक लैब अपने इस प्रेशर को पूरा करते हुए टाइम से रिपोर्ट कर पाएगी। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। साथियों, कहने को तो देखने को सुनने को लॉ बड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु जिस तरीके से इस लॉ को लाया गया है और उससे सामान्य प्रजा को गुलाम बनाने की एक तरह से ये एक तैयारी चल रही है। सामान्य प्रजा को डराने धमकाने का ये एक जरिया बना दिया गया है। और तो और हो सकता है कि शायद मेरे जैसे व्यक्ति को भी पुलिस अरेस्ट कर ले कि आपने तो यहाँ पर इस कायदे का कानून का भंग किया है, आपको फला सेक्शन में डाल दिए थे। तो मेरे कहने का मतलब इस कानूनों की वजह से पुलिस कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, उसको बहुत बड़ी ताकत दी गई है इन कानूनों में। तो साथियों, मेरा आज का ये वीडियो आपको यही समझाने के लिए है कि हम क्यों इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरा ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपकी क्या राय है, ये तीनों कानून बने रहने चाहिए और लागू होने चाहिए या फिर इनके ऊपर स्टे आना चाहिए और इनमें जो भी ड्रैकोनियन सेक्शंस या धाराएं हैं उनको चेंज किया जाना चाहिए। और भी कई सारी धाराएं हैं जिनके बारे में एक ही वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। मैं आपको फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगी तो उसमें भी उन अलग अलग धाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार।